हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग जो चीजें देखे हैं थोड़ा उसको ब्रीफली लिख देते हैं। क्या था, कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ऑल पोलराइज्ड लाइट। आपको जो जो चीजें क्वेश्चन में आ सकते हैं उसी के ऊपर मैं स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला हुआ व्हेन ऑन पोलराइज्ड लाइट of intensity I0 passes through a polarizer, passes through a polarizer, passes through a polarizer। क्या ऑब्जर्व करते हैं? outcoming light is plane polarized, outcoming light is plane polarized। है ना, outcoming light क्या होता है? plane polarized होता है। दूसरा क्या होता है? intensity of outcoming light is कितना होता है? Anyone will help me? I0/2। बस डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इवन ऐसा देखा गया है कि I0 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, I0 को I0 दिया रहेगा। पूछेगा व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द आउटकमिंग लाइट, यू विल से इट इज I0/2। फिर हम लोग देखिए क्या, हम लोग देखिए व्हेन plane polarized light passes through a polarizer। plane polarized light कोई पोलराइजर के अंदर से पास करेगा तो क्या होता है? plane polarized light of intensity I0, of intensity I0 passes through a polarizer। ठीक है, passes through a polarizer। ठीक है, passes through a polarizer। The plane of oscillation orients to the plane of polarization और plane of polarizer, जो भी कहो polarizer। दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट becomes I0 cos स्क्वायर थीटा। और इसमें थीटा क्या था सबको समझ में आता है, लेकिन बोलने में दिक्कत होगा। थोड़ा बोल के बताओ तो थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में आता है, लेकिन हम प्रॉपर वर्डिंग नहीं पाते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, जो ऑसिलेटिंग वेव आ रहा था, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनकमिंग लाइट एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर। बस ये प्रॉपर वर्डिंग से याद नहीं रहता, चीजें सिंपल है, वर्डिंग से याद नहीं रहता तो मुश्किल हो जाता है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाता है I cos स्क्वायर थीटा। ये चीज को आपको याद रखना, ये हो जाता है I cos स्क्वायर थीटा। पूरा का क्लास में से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड जो डाटा था वो इतना ही था।
टोटली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड डाटा ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा इसमें। सपोज हमें कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लो किसी एक कहेंगे कि ये कोई एक लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा था। सपोज हम कहेंगे कि इसकी ऑसिलेशंस कुछ ऐसे ऐसे था, दी ऑसिलेशंस वेयर ऑल लाइक दिस, ऐसा ऐसा ऑसिलेट करते हुए लाइट जा रहा था। अब ये लाइट का ऑसिलेशन को हम चेंज करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ये थोड़ा दोनों को मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूं, थोड़ा जूम करके देखिए। तो पहला वाला ऑसिलेशन कुछ ऐसे था, दूसरा वाला ऑसिलेशन कुछ ऐसे था, है ना, और रे वाज गोइंग लाइक दिस, द रे वाज प्रोपागेटिंग इन ए डायरेक्शन लाइक दिस। तो मान लो कि ये हो गया इनकमिंग लाइट, ये हो गया इनकमिंग लाइट, और ये हो गया आउटकमिंग लाइट। अगर ये एंगल थीटा है, इसका इंटेंसिटी आई है, तो सॉरी ये आउटकमिंग लाइट, इनकमिंग लाइट का इंटेंसिटी आई है, तो फिर जो आउटकमिंग लाइट था उसका इंटेंसिटी क्या बन जाता था, आई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। व्हेन a light of intensity I0 passes through a polarizer with the polarizing plane making an angle 60 degree with the plane of oscillation, what will be the intensity of outcoming light? It will be क्या हो जाएगा, I cos square 60, that is I by 4, ऐसा हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से ऐसा आएगा। देखो ये क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो एकदम डिफिकल्ट है नहीं, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब हमारे पास अगर कोई लाइट है, उस लाइट रे को देख के हमें पता करना है या टेस्ट करके पता करना है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो ये तो हम लोग समझ गए यहाँ पे। चलिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं दैट्स इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम वगैरह में आया है। ठीक है, टू चेक इफ ए लाइट रे इज अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड, हमें चेक करना है कि लाइट रे जो हमारे पास है वो लाइट रे अनपोलराइज्ड है कि प्लेन पोलराइज्ड है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, लेट अस पास द लाइट through an analyzer। अब एनालाइजर फिर क्या है, सेम है भाई, पोलराइजर को ही एनालाइजर कहेंगे, जिसको हम एनालाइज करने के लिए यूज करें, एन एनालाइजर। सो एनालाइजर क्या है, एनालाइजर इज ए पोलराइजर ओनली, बस पर्पज के हिसाब से इसका नाम बदल गया है। पोलराइजर को एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज एनालाइजर। ठीक है, लेट अस पास द लाइट थ्रू एन एनालाइजर एंड रोटेट द एनालाइजर about an axis along the ray।
हमारे पास कोई लाइट रे आ रहा था, मालूम नहीं वो लाइट रे क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है कि ऑन पोलराइज्ड लाइट है। मैं इसको इसके सामने एक एनालाइजर रखता हूं, आई कॉल इट एन एनालाइजर। बस यही सब छोटे मोटे फिगर बनाना पड़ता है। अब ये एनालाइजर को हम रोटेट करना चाहेंगे, कैसे रोटेट करेंगे? सोचो ये रे इसके अंदर से जा रहा था, माय टू फिंगर्स आर बिहेविंग एज ए स्लिट, कोई रे आ रहा था, इसको इसे पास करते हैं। नाउ अबाउट दिस एक्सिस, टेकिंग एक्सिस अलोंग द रे, मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा, ऐसे 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 रोटेट करूंगा। ठीक है, रोटेट करूंगा तो क्या होगा? व्हाट विल ऑब्जर्व? अब हमें ये देखना है कि जो आउटकमिंग लाइट है वो क्या है, उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। कितना है इंटेंसिटी हम विजुअली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। इंटेंसिटी क्या है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑफ दिस स्पॉट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट वी कैन इजीली सी। ठीक है ना? तो पहले हम क्या किए, रे को किसी एक एनालाइजर से पास किए, फिर क्या कहेंगे, इफ इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग रे इज कांस्टेंट, मतलब कुछ भी करो, इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग रे कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट फॉर एनी पोजीशन। ये क्वेश्चन आता है, एनी पोजीशन ऑफ द एनालाइजर को कितना भी घुमा लो, दी आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है। देन द इनकमिंग लाइट इज, क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो? जिनको समझ में आ रहा है वो बता देंगे। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट होगा जिसका इंटेंसिटी आई होगा, किसी एक पोलराइजर से पास करेंगे तो इंटेंसिटी मिलता है I/2। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, इंटेंसिटी आई होगा, जब ये कुछ थीटा एंगल कर रहा होगा तब इंटेंसिटी हो जाता है I cos स्क्वायर थीटा, है ना? इसका मतलब हुआ अगर हम इसको कितना भी रोटेट करें, आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी अगर बरकरार रहता है, नहीं बदलता है, इसका मतलब इनकमिंग लाइट क्या होगा? अनपोलराइज्ड होगा। अगर इंटेंसिटी आई होगा, इसको ऐसा पोजीशन में रखो I/2 मिलेगा, ऐसा पोजीशन में रखो I/2 मिलेगा, किसी भी पोजीशन में रखो I/2 ही मिलेगा। इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट इज नॉट चेंजिंग इफ इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट रे इज कांस्टेंट फॉर एनी पोजीशन ऑफ द एनालाइजर, देन द इनकमिंग लाइट इज अनपोलराइज्ड। ये समझ में आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे अनपोलराइज्ड। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हुआ अगर आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी बदल नहीं रहा है, कब नहीं बदल रहा है? जब हम पोलराइजर को घुमा रहे हैं किसी एक एक्सिस में। कौन सा एक्सिस में? द एक्सिस इज टेकन अलोंग द रे, एक्सिस लेके उसको घुमा रहे हैं और इंटेंसिटी नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे इनकमिंग लाइट इज अनपोलराइज्ड। ठीक है, अब उल्टा दोनों फिर लिखेंगे हम लोग। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा और कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसके सामने जो एनालाइजर रखा है उसको हम घुमा रहे हैं, तो क्या होगा? मान लो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी आई, तो जब इसको हम घुमाएंगे, थीटा घुमा लेंगे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? I cos स्क्वायर थीटा। अगर आप कंटिन्यूअसली इसको घुमा रहे हो तो थीटा इज चेंजिंग नहीं, फिर थीटा बिकम्स 90 डिग्री, व्हाट बिकम्स द इंटेंसिटी? 0, नो लाइट इज कमिंग। क्योंकि मान लो कि ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होके जा रहा था और मैं स्लिट को ऐसे रख देता हूं उसके सामने, अब जो ऐसा ऐसा ऑसिलेशन था ये तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगा इधर, है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ अगर इसको घुमाने से एक पर्टिकुलर पोजीशन में मैक्सिमम मिलता है, किसी एक परपेंडिकुलर पोजीशन में 0 मिलता है, तो हम कहेंगे इट इज प्लेन पोलराइज्ड। समझ में आया क्या? ये लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, ये तो हमें समझ में आया। क्या लिखेंगे इसमें? इफ इंटेंसिटी ऑफ outcoming light, intensity of outcoming light is maximum
for one position of the polarizer or one position of the analyzer, and 0 for perpendicular position of the analyzer then incoming light is plane polarized. Incoming light is plane polarized. तो इनकमिंग लाइट प्लेन पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है आप ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। देयर इज ए थर्ड चॉइस आल्सो। थर्ड चॉइस क्या है, हम देखें कि एक पोजीशन में मैक्सिमम हो रहा है, दूसरी पोजीशन में मिनिमम हो रहा है। दूसरा पोजीशन मतलब जब ये 90 डिग्री घूम गया, कोई चीज ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, जब एनालाइजर को उसके सामने ऐसे रख दिए तो इंटेंसिटी जो था वही रहेगा। अब ऐसे 90 डिग्री घुमा दिए, इंटेंसिटी 0 हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि अगर 90 डिग्री घुमाने से ये कम हो रहा है इंटेंसिटी लेकिन 0 नहीं हो रहा है, ऐसा केस में वी कॉल इट ए पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो सेम चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं इसमें, क्या होता है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट, इफ इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट इज मैक्सिमम फॉर वन पोजीशन ऑफ एनालाइजर एंड नॉन जीरो मिनिमम फॉर it is non-zero minimum for a perpendicular position, non-zero but minimum for a perpendicular position of the analyzer, non-zero minimum for perpendicular position of analyzer। तो क्या कहोगे, non-zero minimum for perpendicular position of analyzer, then incoming light is called partially polarized। ध्यान रहे, नया टर्म आया, मैं समझा देता हूं क्या है ये पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब हुआ, इज पार्शियली पोलराइज्ड। क्या है पार्शियली पोलराइज्ड, अगर कोई एक थीन स्लिट है और कोई अनपोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से पास करता है तो ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे होते हैं। सपोज ये स्लिट का ये जो प्लेन है वो फ्लैट नहीं है, प्लेन ऑफ दिस स्लिट इज समथिंग लाइक दिस, सपोज ऐसा, जो अक्सर होता है क्योंकि हम लोग पोलराइज करते वक्त वी आर मेकिंग यूज ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, ठीक है, ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स। तो उसके अंदर से जब वो जाता है तो कभी कभार ऐसे गैप मिल जाता है। मान लो कि कोई बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल हो गया और ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर हुआ, एटम्स आर देयर, तो यहाँ पर थोड़ा उसको गैप मिल जाता है दो एटम के बीच में। यहाँ पे गैप मिल जाने के कारण क्या होता है, ये कहेंगे कि जो पोलराइजर है उसका शेप कुछ, जो पोलराइजर है उसका शेप कुछ ऐसा हो गया, जब कोई लाइट रे इसके अंदर से पास करेगा। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द फिगर सो दैट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज। तो कोई लाइट रे आप ऐसा है कि कोई पोलराइजर के अंदर से पास करेगा तो क्या होगा, सपोज दिस इज व्हाट इज द लाइट रे पासिंग। अब क्या है कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस थे वो सारे डायरेक्शन में थे, ऐसे थे। अगर ये वाला रीजन थोड़ा सा बॉल्की नहीं होता तो ऑसिलेशंस ऐसे हो जाते, ओनली ये ऑसिलेशंस पार करते और ये वाला ऑसिलेशन बंद हो जाते। लेकिन ये थोड़ा सा बॉल्की होने के कारण आप देखोगे इस रीजन में थोड़ा सा एक छोटा सा ऑसिलेशन रह जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ये दिखने में कैसे दिखेगा, इधर को ज्यादा ऑसिलेशन है, इधर को कम ऑसिलेशन है।
रेदर टू ड्रॉ इट प्रॉपरली आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको यूनिफॉर्मली ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको मैं पार्शियली पोलराइज्ड का शेप ले आऊंगा। कैसे? मान लो कि ये ऊपर वाला ऑसिलेशन ज्यादा है, नीचे वाला ऑसिलेशन कम है, ठीक है, ये इट गोज लाइक दिस। दैट मींस द शेप लुक्स समथिंग लाइक दिस। मतलब ये डायरेक्शन में मैक्सिमम ऑसिलेशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लिट को रखेंगे थोड़ा सा इंटेंसिटी मिलेगा, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा, नॉन जीरो मिनिमम। क्या बात हजम हो रहा है सबको? सोचो तो, अगर ऐसे फ्लैट होगा, ऐसा ऐसा वाला ऑसिलेशन पार होगा, ऐसा वाला ऑसिलेशन ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा गैप है, तो ऐसा वाला एक छोटा सा ऑसिलेशन भी पार हो जाएगा। तो जब आप स्लिट को ऐसे पोजीशन में घुमा लोगे, एक छोटा सा ऑसिलेशन इसके अंदर से पार होगा, बड़ा वाला ऑसिलेशन ब्लॉक हो जाएगा। That means the intensity of outcoming light is maximum for one position of analyzer and non-zero minimum for perpendicular position of the analyzer. Then incoming light is called partially polarized. समझ में आया? अच्छा, ये हो गई हमारा पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4। अभी हमें अगर किसी एक रे का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को, कोई प्लेन पोलराइज्ड रे का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रोटेट करना है बाय एंगल थीटा, कोई ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कीप ए पोलराइजर लाइक दिस। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, जब इसके अंदर से घुसेगा तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करते हुए बाहर निकलेगा। फॉर दैट वे यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका इंटेंसिटी आई था, जब ऐसे ऐसे करके निकलेगा, एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में? ये और ये के बीच में एंगल थीटा है, तो आई cos का थीटा निकलेगा। ये पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। सपोज हम कोई प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं, तो मान लो कोई ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे हो रहे थे, हम चाहते हैं कि जो आउटकमिंग वेव निकलेंगे उसका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो क्या हम ऐसा कोई एक स्लिट रख देंगे तो ऐसा ऐसा ऑसिलेशन होके निकलेगा? नहीं, इंटेंसिटी विल बी जीरो बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। नाउ द थिंग इज हाउ टू रोटेट द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे टू रोटेट the plane of oscillation of a plane polarized light, we need to rotate the plane of oscillation of a plane polarized light. We need at least two polarizers, ठीक है। कैसे नोट करेंगे? से P1 इज प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनकमिंग लाइट। लिखने में बार बार आसान होगा। से और आई विल से इट इज P1 की जगह T0 लिखें। T0 इज प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनकमिंग लाइट। T1 इज प्लेन ऑफ ऑसिलेशन of first polarizer। P2 plane of oscillation of second polarizer। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हमें बार बार लिखने में आसान होगा। तो कोई प्लेन पोलराइज्ड वेव का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को 90 डिग्री घुमाना है। हम देख चुके हैं कि सिंगल स्लिट से, सिंगल पोलराइजर से उसको 90 डिग्री घुमाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर घुमाएंगे मार्लस लॉ तो उसका इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट बन जाएगा I cos square 90 दैट इज 0।
मुझे लेकिन जरूरत है उसको 90 डिग्री घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? तो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं कि टू रोटेट द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट वी नीड एटलीस्ट 2 पोलराइजर्स। चलो मानते हैं कि P0 इज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इनकमिंग लाइट, P1 हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजर ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ ऑसिलेशन लिख दिया हूं, सॉरी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर, P2 इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द सेकंड पोलराइजर। थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, प्लीज फोकस। कोई रे ऐसे ऑसिलेट होके आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहते हो कि वो रे ऐसे ऑसिलेट करे। अगर मैं सीधे इसके सामने एक पोलराइजर रख दूंगा तो ये डाई आउट हो जाएगा, नो एनर्जी विल बी रिसीव्ड ऑन द अदर साइड। लेकिन मैं क्या करता हूं, पहला पोलराइजर भी ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, पहला पोलराइजर को इसके साथ थीटा एंगल करके रखता हूं, तो यहां से जो निकलेगा इंटेंसिटी क्या होगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे को उसके साथ 90 माइनस थीटा करता हूं, तो यहां पे जो निकला था दैट विल बी अगेन ओरिएंटेड बाय माइनस लॉ, और यहां पर आई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होके निकलेगा। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? कम से कम 2 पोलराइजर लेंगे तो हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। फॉर रोटेटिंग प्लेन ऑफ oscillation of incoming light by 90 degree, the angle between P0 and P1 should be theta, and the angle between P1 and P2 should be, कोई बताएगा कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसमें ऑसिलेशंस मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है, इसमें ऑसिलेशंस आर लाइक दिस। मैं क्या करता हूं, पहले इसके सामने एक पोलराइजर रखता हूं, हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, आई कॉल इट P0। दूसरे केस में जब ये यहां से निकलेगा रे, तो आप देखोगे कि ये जो है ये इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। ये क्या है पहला वाला, दिस इज नथिंग बट दी फर्स्ट पोलराइजर, हम कहेंगे ये फर्स्ट पोलराइजर, और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। चलो ये मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो फिर यहां पर जो ऑसिलेशंस निकलेंगे वो ऑसिलेशंस कैसे दिखेंगे आपको, वो ऑसिलेशंस ऐसे दिखने वाले हैं, और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर इसका इंटेंसिटी है I0 तो इसका हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस प्लेन में ऑसिलेट करने लगेगा। ये P0 था और आप क्या देख रहे हो, यहां पर ये आ गया है P1। P0 और P1 के बीच में आपको एंगल थीटा मिला है, तो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऐसा हो गया। अब इसको और 90 डिग्री घुमाना है, और 90 डिग्री घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप अनदर पोलराइजर जो कि इसके साथ 90 माइनस थीटा कर रहा होगा। आई कैन नॉट शो दैट इन ए 3D फिगर, स्टिल आई एम ट्राइंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है नहीं, ये तो नहीं हुआ। चलो हम मानते हैं कि ऐसा हो गया, घुमा दिए इसको घुमा दिए तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कैसा है, हम कहेंगे इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज लाइक दिस। तो ये रे के साथ मर्ज कर रहा है, समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनीवे मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, लेट मी ड्रॉ इट स्लाइटली डिफरेंटली। चलो मानते हैं कि ये
ऐसे इसके साथ ऐसा करके घूम गया, ये हो गया P2, ये हो गया P2। ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? इट इज कमिंग P2, जो कि P1 के साथ क्या एंगल कर रहा था? P1 के साथ क्या एंगल कर रहा था? सम एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहां से जो रे निकलेंगे वो रे कुछ ऐसे ऐसे निकलते हुए जाएंगे। रेज विल बी कमिंग आउट लाइक दिस। रेज कैसे निकलेंगे? 3D में फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसे ऐसे रोटेट हुए निकलेगा। क्या बता सकते हो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द आउटकमिंग लाइट? पहले तो था ये I0 cos स्क्वायर थीटा, पहले ये था I0 cos स्क्वायर थीटा, अब वही रहेगा I0 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी क्या है? I0 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बन जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? और ये जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो किस प्लेन में है? P2 है। दिस इज along P2 and that P2 is perpendicular to P0। फिर से विजुअलाइज करवाता हूं। सोचो कि ये कोई एक रे है, इसमें ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे है। दिस इज द ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में। मैं क्या करता हूं, पहले इसके सामने एक स्लिट रखता हूं जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करता है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करता है। तो यहां से जो रे निकलेंगे वो होंगे I cos स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल स्लिट रखता हूं I cos स्क्वायर थीटा। ये हॉरिजॉन्टल स्लिट के साथ एंगल क्या करेगा? इट विल बी मेकिंग सम cos, इट विल बी मेकिंग सम 90 माइनस थीटा एंगल। तो यहां से जो रे निकलेंगे बाहर हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करते हुए वो क्या हो जाएंगे? I cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो जो हमें समझ में आया उसको कैसे लिखेंगे? इन such case if intensity of incoming plane polarized light is I0, then intensity of light coming out of the first polarizer, intensity of light coming out of the first polarizer कितना हो जाएगा? coming out of फर्स्ट पोलराइजर कितना हो जाएगा? I0 और I cos स्क्वायर फर्स्ट पोलराइजर इसके साथ थीटा एंगल कर रहा था, इट इज I cos स्क्वायर थीटा। P0 और P1 के बीच में एंगल क्या था? इट वाज थीटा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी I0 I cos स्क्वायर थीटा। ये जो I cos स्क्वायर थीटा कहां से मिला? आप इसको लिख सकते हो बगल में मालूस लॉ, ठीक है। एंड intensity of light coming out of the second polarizer कितना हो जाएगा? इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा इनकमिंग इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो दिस इज sin स्क्वायर थीटा, सो इट इज I by 4 सॉरी इट इज कमिंग I cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। और चाहो तो आप इसको और सजा के लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज I by 4 और एक 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, व्हिच इज सेम एज 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, which is same as sin 2 theta का स्क्वायर, that is I by 4 into sin स्क्वायर
2 थीटा। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस 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 यस। तो हम देखें कि इंटेंसिटी क्या बन जाएगा, I/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। अगर किसी एक प्लेन पोलर अरेस्ट लाइट का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को हम 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमें कम से कम 2 पोलराइजर चाहिए, और ये उसमें हमें जो इंटेंसिटी मिलेगा इट विल बी I/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इनकमिंग लाइट एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर, है ना। तो P0 और P1 के बीच में एंगल थीटा लेंगे, P1 और P2 के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा लेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा ये। अब इंटरेस्टिंग ये है कि किसी एक लाइट का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रोटेट करके हमको फायदा क्या है? फायदा ये है कि उसका इंटेंसिटी को लेके यूज करेंगे। हो सकता है यू आर यूजिंग ए लेजर लाइट टू फॉर मेडिसिनल यूज, तो उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेंगे, है ना। तो हम चाहेंगे क्या कि आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ये चीज मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे, तो यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, टू मैक्सिमाइज इंटेंसिटी ऑफ outcoming light sin 2 theta, sin square 2 theta था ना, should be equal to 1. that means थीटा कितना होना चाहिए मेरे भैया, 2 theta must be equal to 90 डिग्री। sin 2 theta 1, sin 91 होता है, 2 theta हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया 45 डिग्री, that is थीटा must be 45 डिग्री। तो हमें अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पोलराइजर को 45 डिग्री में रखेंगे, दूसरा पोलराइजर को उसके साथ 45 डिग्री में रखेंगे। समझ में आ रहा है? देन यू आर गेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू I/4। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I/4 sin 2 थीटा क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया I/4। समझ में आ रहा है? अगर आप 2 लाइट ले रहे हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिल रहा है आपको, 2 स्लिट ले रहे हो, 2 पोलराइजर ले रहे हो, उसमें से मैक्सिमम आउटकमिंग इंटेंसिटी क्या ला सकते हो आफ्टर रोटेटिंग द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन बाय 90 डिग्री, I/4। क्या इसके अंदर से जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन छुपे हुए हैं वो सब क्या है, कोई प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन इट बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री यूजिंग ए सिंगल पोलराइजर? नो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोलराइजर्स रिक्वायर्ड? I/4। फॉर व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द पोलराइजर्स सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आउटकमिंग लाइट विल बी मैक्सिमम? यू से P0 एंड P1 के बीच में 45, P1 एंड P2 के बीच में भी 45। व्हाट मैक्सिमम इंटेंसिटी यू कैन गेट? I/4। समझ में आ रहा है? अब हम 2 पोलराइजर यूज किए और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें जो मिला वो I/4 है। अगर हम 4, 5, 6 पोलराइजर यूज करते तो फिर चीजें कुछ दूसरा हो जाता। जस्ट इमेजिन बिफोर वी राइट व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली एंट्रांसेस, जेईई कहो, नीट कहो, ये सब के लिए। सोचो कि हमारे पास कोई प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है ऐसा, इसको मैं क्या करता हूं, कोई एक पहला पोलराइजर लेता हूं, थीटा एंगल, सपोज आई एम मेकिंग यूज ऑफ 3 पोलराइजर्स, जस्ट थिंक 3 पोलराइजर्स, तो थीटा और मतलब 30 डिग्री में लेता हूं, पहला वाला को लेता हूं 30 डिग्री में, दूसरे को लेता हूं उसके साथ 30 डिग्री, तीसरे को लेता हूं उसके साथ 30 डिग्री। आर यू गेटिंग? तो पहला में जो निकलेगा इंटेंसिटी क्या निकलेगा, I cos स्क्वायर 30, दूसरे में फिर से cos स्क्वायर 30, तीसरे में फिर से cos स्क्वायर 30, तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा, देखो तो cos स्क्वायर 30 is √3/2, √3/2 का क्यूब इंटू I। समझ में आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है देखो तो 3√3I/8, 3√3I/8। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो
अगर मैं 3 पोलराइजर लेके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करता हूं, कम से कम 2 से काम बन जाएगा, 3 लेता हूं तो देखो तो इंटेंसिटी कितना आ रहा है, 3√3 इज रफली √3 को 1.7 ले लो, 5.1 by 8 लिखने में कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या? हाँ cos square 30, सॉरी, तो ये 6 हो गया, सॉरी, हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वेरी गुड, आप लोग पकड़ ली। √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/4 का क्यूब, नहीं? तो ये कितना हो गया 27/64 i, 27/64 कितना हो गया, इट इज रफली अराउंड, हिसाब करेंगे तो इट इज रफली अराउंड 0.4 i है कि नहीं, 0.4 i आएगा, क्योंकि 64 का आधा होता है, 32 होने से 0.5 होता है, तो ये 0.4 करीब आएगा, तो 0.4 i आया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें कितना आया था, 2 लेके 0.25 i, इसमें आया 0.4 i, that means by using more number of slits you see the intensity of outcoming light is improved। तो इसलिए जो पोलराइजर मिलता है रोटेट करने के लिए, वो क्या करते हैं, उसमें ऑलरेडी ऐसा सेट्स रहता है, देयर आर सेट्स ऑफ थिंग्स, आगे पीछे होके रहता है, उसमें थीटा एंगल करके वेरिएशन करके रखते हैं। अगर 3 स्लिट वाला रखेंगे तो हमें जो इंटेंसिटी मिलने वाला है वो मिलेगा रफली 0.4 i, दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग लाइट इज इंप्रूव्ड। सपोज आई मेक यूज ऑफ n number of polarizers to find out the resultant intensity or to maximize the resultant intensity। तो थोड़ा ये जो चीज था इसको लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, it was I 30 डिग्री कहां से आया, because you were using 3, so 90/3 that is pi/2 into 3 cos square pi/2 into 3 का क्यूब, ऐसे ही तो था, ये था आउटकमिंग लाइट का इंटेंसिटी। अगर हम n स्लिट्स यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला गेस करो, इट विल बी सेम I cos square pi/2 into n whole to the power, are you getting, the intensity will be this। So using n number of slits and making equal angular spacing between them, the maximum intensity that can be availed by rotating the plane of oscillation by 90 degree is equal to I cos square pi/2 into n whole to the power n। क्या ये समझ में आया? अब इसको n को आप निकाल दो, यहाँ पर cos to the power 2n लिख दो, तो वही चीज को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। हाँ, तो हम देखें कि अगर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को हम रोटेट करना चाहते हैं by 90 डिग्री यूजिंग n polarizers, if plane of oscillation of the incoming light is rotated by 90 degree using n number of polarizers with equal angular spacing between them, then the maximum intensity of outcoming light is given by I max is equal to I cos pi/2n, अभी तो देखे हम लोग, pi/2n to the power cos to the power 2n pi/2n। हाँ, अगर हम 2 पोलराइजर यूज कर रहे हैं, सोचिए हमारा केस था 2 वाला,
दो पोलराइजर यूज करें, 2n हो गया 4, पाई बाई 4 हो गया 45 डिग्री, दैट इज cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 टू दी पावर 4, 1 बाई रूट 2 टू दी पावर 4 इज 1 बाई 4 आई बाई 4 जो हमें मिल रहा था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी I cos टू दी पावर 2n पाई बाई 2n, फिर I is इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट। अब देखो स्कूल वालों को कभी पूछा नहीं है, लेकिन अभी तो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेनी क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम जेईई मेन तो आ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा तो है, आपका फॉर्मूला याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट इज आई, तो आउटकमिंग लाइट होगा ये। क्लियरली आप देख रहे हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स आप यूज कर रहे हो उतने ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा। नहीं, अगर सपोज यू गो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लिट्स, 10,000 20,000 स्लिट्स रोटेट करने के लिए, देखो तो क्या हो रहा है, n का वैल्यू इनफाइनाइट ले लो, पाई बाई इंफिनिटी इज 0, cos 0 इज 1, इंटेंसिटी इज I, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी विल बी लेस इफ यू आर यूजिंग ए पोलराइजर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लिट्स। इनफाइनाइट तो नहीं होता है, विल ट्राई टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एनालाइजर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलराइजर्स। तो क्या रहता है उसमें रहेगा ऐसा, एक स्लिट रहेगा, एक शाफ्ट रहेगा, उसके ऊपर दूसरा स्लिट रहेगा ऐसे, फिर और थोड़ा उसके पीछे रहेगा तीसरा स्लिट थोड़ा ऐसे, फिर और पीछे रहेगा चौथा स्लिट, ऐसे करते 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 यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स। तो इन दैट केस क्या होगा, इंटेंसिटी ये रोटेट कर जाएगा। फिर इसमें सेट्स रहते हैं, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हो प्लेन ऑफ रोटेशन को विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी कैसे रोटेट करेंगे वो आपको बन जाता है। तो क्या ये चीजें समझ में आया? यस। नाउ पोलराइजेशन का आखिरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोलराइजेशन में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हुआ मालस लॉ, दूसरा हुआ कि जो हम लोग देखे कि हाउ टू नो द इनकमिंग लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, तीसरा हुआ ब्रूस्टर्स लॉ। ये बीच वाला जो बताया ये ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस का नहीं है। अब किस बेसिस में बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट तो है, आ सकता है कुछ भी। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। आखिरी चीज है, ध्यान से देखना, पेशेंटली देखना, इंपोर्टेंट है, बता चुका हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ब्रूस्टर्स लॉ बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। मालस लॉ से ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाला ब्रूस्टर्स लॉ। क्या कहता है, when unpolarized light is incident on a transparent medium at an angle of incidence delta, it is found ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम। हाँ, थोड़ा डेंसर मीडियम पे आना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम मतलब जिस मीडियम से आ रहा था उससे डेंसर मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम, ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम एट एन एंगल डेंसर मीडियम। क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ तो है, लिखने में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम, ठीक, तुम कहीं भी रहो, खुश रहो। एट
at an angle of incidence delta, it is found that the reflected ray is plane polarized, and the incident ray, the refracted ray is partially polarized. ये इंटरेस्टिंग है। फिर tan डेल्टा क्या है? tan डेल्टा इज म्यू, that is refractive index of the medium with respect to the surrounding, or incident medium, refractive index of the medium with respect to the incident medium, the incident medium थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये ब्रूस्टर्स लॉ। स्टेटमेंट तो आप लोग देख ही लोगे। बोलता क्या है कि अगर कोई एक डेंसर मीडियम है, सपोज हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज म्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, मतलब अगर हम इस मीडियम को μ1 कहेंगे, इसको μ2 कहेंगे, म्यू इज नथिंग बट μ2 बाय μ1, ठीक है ना। सपोज ऐसे हमारे पास कोई एक मीडियम है, मैं थोड़ा इसको ढंग से ड्रॉ करता हूं। सपोज हमारे पास कोई एक डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम है तो अगर कोई लाइट रे ऐसे गिरेगा तो आप जानते हो कि whenever light changes its medium, a part of energy reflects and part of energy refracts। ये रिफ्रैक्ट करके अंदर गया। चलो मानते हैं कि फर्दर हमारा जो ये है दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसा करके हमें मालूम है, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब ऑसिलेशंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, तो आप देखोगे यहां पर जो लाइट मिलेगा वो प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, और यहां पर जो लाइट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, प्लेन पोलराइज्ड दिखाते वक्त मैं ये डायरेक्शन का ऑसिलेशन को ज्यादा रखा हूं, तो इसमें दिखाते वक्त हमें ये डायरेक्शन का ऑसिलेशन को ज्यादा रखना है, इस डायरेक्शन का ऑसिलेशन को कम रखना है। थोड़ा ध्यान से इस चीज पर ध्यान देना। सो दिस इज ए पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, मेजर पार्ट ट्रांसमिट हो गया है रिफ्लेक्शन से, माइनर पार्ट इज पासिंग इनटू दिस। समझ में आ रहा है? ये देखना है। और ये एंगल क्या है? ये डेल्टा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो फिगर में क्या कहेंगे? ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सब लिखना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चों वाली कहानी है, इसमें लॉ है, कैसे होता है मालूम नहीं है। मालूम है अगर इफ यू गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन से उस प्लेन के अंदर आप सोचो कि यहाँ पर ढेर सारे नेट्स रखे हुए हैं, दीज आर ऑल जाली लगे हुए, हर एक जाली में एक एक रिजिड पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। कोई रे अगर ऐसे आता है और यहां से टकराता है तो ऐसे निकल जाता है, तो जब वो निकल जाता है ना, यहाँ पर आप देखोगे इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये अगर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के बीच में डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस आ जाता है d sin थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके हिसाब से पाथ डिफरेंस बदलता है, सब कुछ बदलता है। वी विल नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट because the law is law, we have to accept law cannot be proved, it can be experimentally verified. Law means a law of nature which was discovered by someone. Law means nothing invented, ऐसा होता था, someone discovered कि हाँ ऐसा होता है, पहली बार डिस्कवर किया, अपने नाम पे डाल दिया, तो ब्रूस्टर्स लॉ बन गया। ये अगर एंगल डेल्टा है, ये म्यू है, तो यहाँ पे हमारा tan डेल्टा क्या है? म्यू है।
तो ये लिखना पड़ेगा इंसिडेंट ऑन पोलराइज्ड लाइट, ऑन पोलराइज्ड लाइट, ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पार्शियली पोलराइज्ड, ये क्या हो गया पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। बस ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। अगर डेल्टा हो गया tan इनवर्स ऑफ म्यू, डेल्टा हो गया tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ, दैट्स ऑल। क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, μ1 μ2 दिया रहेगा, पूछेगा डेल्टा निकालो, या फिर डेल्टा दिया रहेगा पूछेगा म्यू निकालो, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये μ1 है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी कमिंग, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। कौन, ऑन पोलराइज्ड लाइट, ऑन पोलराइज्ड लाइट विल बिकम प्लेन पोलराइज्ड फॉर व्हाट एंगल ऑफ डेल्टा, आप कहोगे यहाँ पे ऐसा केसेस में डेल्टा क्या होना चाहिए, हमें मतलब है इनफैक्ट दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ ये होता है ऐसा, तो हम क्या कहेंगे tan डेल्टा इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, μ2 by μ1 because here mu relative to the incident medium is μ2 by μ1, tan delta is equal to this। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सोच लो किस किस्म की क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन के दम ही नहीं है, क्या क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बस थोड़ा सा याद रख लोगे, आप लिख के रखो, आज मैं देता हूं, बोर्ड में नहीं आएगा तो आके मेरे को बोलना कि सर नहीं आया। स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ, या और मैं बता रहा हूं, म्यू दिया हुआ है, डेल्टा निकालो फॉर प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, और μ1 μ2 दिया रहेगा, डेल्टा निकालो फॉर प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। और द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आने की चांस है, वो क्या है, क्या, प्रूव दैट when on polarized light, when on polarized light is incident, on polarized light is incident on a transparent medium, transparent क्या हो गया, transparent medium, such that the reflected ray is plane polarized, prove that the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, यह हमें प्रूफ करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रूस्टर्स लॉ के रिलेटेड, और लिख के रखो कि ये पक्का है, ये है क्वेश्चन। ध्यान रहे यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा को क्या कहते हैं बताओ, ब्रूस्टर्स एंगल, फिर नहीं तो कंफ्यूजन मत कर देना, ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं किसको, ये डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स लॉ का कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि आप रट्टा मार के लिखोगे, जो हम समझ में आ लिखोगे, आप लिखोगे
when a light ray is incident on a transparent denser medium at Brewster's angle, the reflected ray is plane polarized and the refracted ray is partially polarized, where the Brewster's angle is given by tan inverse of mu. खत्म। लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि आप जैसे रट्टा मार के लिखोगे, यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, यू हैव टू राइट। समझ में आ गया क्या? तो ये होता है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि when unpolarized light of incident unpolarized light is incident on a transparent medium so that the reflected ray is plane polarized. Prove that the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular. और वो सेम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, when light is incident on a medium at Brewster's angle, prove that reflected and refracted ray are mutually perpendicular. सेम क्वेश्चन को दूसरे अलग अलग तरीके से लिखे, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट इज सो सिंपल। सपोज दिस इज व्हाट इज द मीडियम, यहाँ पे कोई लाइट रे ऐसे गिरा और रिफ्लेक्ट करके वो ऐसे गया है, और चलो मानते हैं कि ये जो लाइट रे यहाँ पे था, ये लाइट रिफ्रैक्ट करके अंदर भी आया है। कैसा आया है? इट हैज कम लाइक दिस। ठीक है, ये लाइट रे अंदर भी आया है ऐसे। ठीक है, और ये एंगल क्या है? डेल्टा है। हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिंपल है। तो ये एंगल अगर डेल्टा है तो ये एंगल तो डेल्टा है ही, ये एंगल 90 माइनस डेल्टा है। चलिए कोशिश करते हैं पता करने के लिए व्हाट इज आर। हियर डेल्टा इज ब्यूटर्स एंगल, है ना, ये μ1 है, ये μ2 है। तो डेल्टा इज ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? वो tan डेल्टा क्या हो गया? इट इज म्यू, दैट इज μ2 by μ1। ठीक है, ठीक है। अब बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल है, डरना मना है। बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप कहोगे μ1 sin डेल्टा इज इक्वल टू μ2 sin r, और sin डेल्टा इज इक्वल टू μ2 by μ1 sin r, और sin डेल्टा इज इक्वल टू म्यू sin r। यहां तक तो समझ में आ गया, क्योंकि μ2 by μ1 इज म्यू। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन म्यू क्या है? म्यू इज tan डेल्टा, सो दिस गिव्स यू sin डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा इनटू sin r। अब ये tan डेल्टा में भी एक sin डेल्टा है, tan डेल्टा में भी एक sin डेल्टा है, तो sin डेल्टा बाई cos डेल्टा करेंगे, sin डेल्टा एक दूसरे को खा जाएंगे। क्या मिलेगा? cos डेल्टा को इधर ले आओ, cos डेल्टा इज इक्वल टू sin r, व्हिच कैन बी रिटन एज cos और sin 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू sin 90 माइनस डेल्टा। थोड़ा मैं जगह बनाता हूं क्योंकि इसी पेज में ही इसको खत्म करना है। यस यस यस, देखो आप कर लोगे। यस यस, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो, वी कैन राइट दिस थिंग्स एज, इसको मिटाते हैं यहां से। तो हमें मिल गया यहाँ पे, क्या मिल गया? cos डेल्टा इज इक्वल टू sin r, दैट कैन बी फर्दर रिटन एज, cos डेल्टा को लिख सकते हैं ना, sin 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू sin r इज इक्वल टू sin r। ये भी समझ में आया। इससे क्या पता चला?
90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आर और डेल्टा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ये तो समझ में आया। इफ दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज 90 माइनस डेल्टा, दिस एंगल इज 90 माइनस आर, है कि नहीं? ये दोनों एंगल हो गए 90 माइनस डेल्टा एंड 90 माइनस आर। थोड़ा वैल्यू इसको बदल देते हैं। ये था μ1, ये था μ2, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो अगर ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, तो ये एंगल 90 माइनस डेल्टा है, ये आर है, ये 90 माइनस आर है। हमें चाहिए था एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा एंगल कितना है? 180 माइनस डेल्टा प्लस आर, 180 माइनस डेल्टा प्लस आर। अच्छा, तो फिर वैल्यू डाल दिया जाए। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं इसमें, है ना? तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, ये हो गई चीज, ये हो गई चीज। सो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज इक्वल टू कितना है बोलो? 180 माइनस डेल्टा माइनस आर, 180 माइनस डेल्टा माइनस आर कितना हो गया? ये इट इज कमिंग आउट टू बी 180 माइनस डेल्टा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या? ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से लिख लो। यहाँ पर पोलराइजेशन चैप्टर खत्म होता है। विल सी टू इट द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ना पसंद करोगे? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे कि लेंस पढ़ोगे? पसंद है आपकी? लेंस पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास लेंस, दैट इज ऑन मंडे। हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए